और कहीं ना कहीं जो है मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड वीडियोस भी जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। बीटा ऑक्सीडेशन का पहले भी वीडियोस जो है वो हम बना चुके हुए हैं। ट्रांसपोर्ट का भी बनाए हैं, एक्टिवेशन का भी बनाए हुए हैं, और बीटा ऑक्सीडेशन का भी बनाए हुए हैं। और वो क्लास रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, बजाता जो यूट्यूब में बना के डाला जाता है वैसा वीडियो है। तो अगर फिर भी चाहोगे रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्डेड वीडियो भी देखना तो भी वहाँ अवेलेबल है। और अगर ऐसे चाहते हो जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं वीडियोस प्रोफेशनली जिस तरीके से, तो वो भी अवेलेबल है मेरा। इन केस में हम कीटा ऑक्सीडेशन के बारे में इसलिए भी आपका ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि इट इज समथिंग रिलेटेड विद द एक्स्ट्रा हेपेटिक एनर्जी, यानी कि जो लीवर्स होते हैं जहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म का प्राइम साइट्स है, न सिर्फ वहां पे कीटोजेनेसिस जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्लड से जो कीटोजेनेसिस फ्लो कर रहा होता है, कीटोन कीटोन फॉर्मेशन हो रहा होता है, और जो फ्लो कर रहे होते हैं कीटोन बॉडीज, वो किस तरह से अलग अलग सोर्सेज पे जाके एनर्जी बनाते हैं। साथ ही साथ जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी हो रहा होता है वो हमारे बॉडी में किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब तक आप नॉर्मल रेगुलेशन कर रहे होते हो, बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह चल रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रहा है, तब तक एवरीथिंग इज फाइन। मेटाबॉलिकली इम्पेयरमेंट से क्या होता है कि यानी अगर आप जरूरत से ज्यादा आप बीटा ऑक्सीडेशन करने लग गए हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम लोग नॉर्मल मेटाबॉलिज्म देखेंगे कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में कीटोजेनेसिस और कीटोन बॉडीज किस तरीके से हेल्प करते हैं। और अगर इसी का ओवर प्रोडक्शन अगर होने लग जाता है डायबिटीज और बाकी के केसेस में, तो किस तरह से हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया के केसेस में और किस तरह से हम लोग उस चीज को स्टडी करेंगे। Now, under the metabolic condition associated with the high rate of fatty acids, the liver produce the considerable quantities of acetoacetate and D3-hydroxybutyrate, that is beta hydroxybutyrate हम लोग भी बोलते हैं। तो दो तरह के केमिकल्स हैं। एसिटोएसिटेट क्या होते हैं कि एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए, अगर दो एसिटाइल कोएंजाइम ए को जोड़िएगा तो वो एसिटो एसिटेट बनते हैं। आगे के डायग्राम में हम लोग आगे वाले पेज के डायग्राम में आपको समझ में आएगा। तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं और फिर एक और एसिटाइल कोएंजाइम में आता है, फिर ब्रेक डाउन करता है। तो कुछ बॉडीज कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनका सिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप एसिटाइल कोएंजाइम में लिपिड टूटेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो लिपिड ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, और जरूरत से ज्यादा अगर एसिटाइल कोएंजाइम में बनने लग जा रहे हैं तो वो दो तरह के, यहाँ दो तरह के बॉडी और एक और आगे में एसीटोन का आता है नाम। तो एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट दो तरह के केमिकल का सिंथेसिस करते हैं। नाम याद रखिएगा, आगे के साइकिल में इसका स्ट्रक्चर और पाथवे सब कुछ बताया गया हुआ है कि किस कंडीशन में एसिटो एसिटेट जो होते हैं वो इंटर कन्वर्ट करते हैं एसीटोन में, और नॉट नॉट एसीटोन में, वे वन वे में एसीटोन में कन्वर्ट करते हैं, और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में इंटर कन्वर्ट करते हैं NAD प्लस NADH के कंडीशन के अवेलेबल में। तो इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीजों को। फिलहाल ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटो एसिटेट और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का सिंथेसिस करते हैं। ये जो एसिटोएसिटेट हैं दे कंटिन्यूअली undergoes the spontaneous discarboxylation to yield एसीटोन। यानी ये एसीटोट जो है एसीटेट जो है सॉरी एसिटोएसिटेट जो है वो आपके एसीटोन का सिंथेसिस करते रहते हैं लगातार। यानी एसिटोएसिटेट बनेगा और एसीटोन का प्रोडक्शन होगा, एसिटोएसिटेट बनेगा, एसीटोन का प्रोडक्शन होगा। एंड दीज थ्री सब्सटेंसेस आर कलेक्टिवली नोन एज कीटोन बॉडीज, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसिटोएसिटेट एंड एसीटोन, ये तीन केमिकल जो हैं इनको कलेक्टिवली हम लोग कीटोन बॉडीज बोलते हैं, क्योंकि एसिटोएसिटेट एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा होता है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो होते हैं वो NAD प्लस और NADH के कंसंट्रेशन में इंटर कन्वर्ट होते हैं। यानी एसीटेट जो है
वो हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसीटेट में भी, एसीटो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो नॉर्मली ओवर प्रोडक्शन ऑफ या ओवर बीटा ऑक्सीडेशन के चलते तीन केमिकल हैं, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन, तीनों को ही हम लोग कीटोन बॉडीज बोलते हैं। कल क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है। Yes. यहाँ पे जो एसीटोन का स्ट्रक्चर है वो, उसको भी हम लोग, एसीटोन बॉडीज को भी हम लोग कीटोन बॉडीज के साथ साथ एसीटोन बॉडीज भी बोलते हैं, या इनकरेक्टली कीटोन बॉडीज या कीटो कीटोन्स भी हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग आगे में चलेंगे। चमन एक सेकेंड, यू आर प्लेसिंग डॉट्स ऑन इट। ठीक है, तो ये आगे वाले डायग्राम में हम लोग को पता चलेगा कि कैसे ये है कि नहीं। तो एसीटो एसीटेट और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, आगे वाले सेंटेंस में कि वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ताकि आप उसका, दे आर इंटर कन्वर्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। और मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहां कहीं भी लगता है NADH वगैरह का यूज हो रहा होता है। ठीक है। तो एक और चीज है, जैसे एक छोटा सा एक टॉपिक है पेरोक्सिसोम्स का, इसमें बीटा ऑक्सीडेशन में पेरोक्सिसोम्स का क्या है या क्या नहीं है। एक उस टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक है अमाइनो एसिड्स, जो हम अमाइनो एसिड के बजाय, खुशी, हम ये चाह रहे थे कि मेटाबॉलिज्म यस ऑफ सर। हाँ, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करें, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह सब आ रहा होता है, क्योंकि यस सर। हाँ, कई सारे मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो हम लोग इस ड्यूरिंग दिस डिस्कशन हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि तुमको वो चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं, तो थोड़ा सा वो दिक्कत होते चला जा रहा है। तो इसके जस्ट बाद में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे, फिर अगर होगा तो एक बार के लिए लिपिड मेटाबॉलिज्म को 1 या 2 दिन में पूरा रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का लास्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए पे खत्म हो रहा था, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए पे, तो वो हम लोग कोरिलेट करके बता देंगे कि किस तरीके से इसका मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल में इन करके, पाथवे में इन करके बायोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट थे और एसीटो एसीटेट, यहाँ पे देखिएगा कि एसीटो एसीटेट और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है, D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है, लिवो और डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए डी लगाया गया है। आप चाहें तो सीधे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी लिख सकते हैं, 1 1 2 एंड 3। 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये ब्यूटारेट का स्ट्रक्चर है, जिसमें 1 2 3 4 4 कार्बन के चलते ब्यूटारेट लिखा गया है। तो आप इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है नोमेनक्लेचर के हिसाब से है। सो एसीटो एसीटेट एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इंटर कन्वर्टेबल होते हैं हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। अब ऑब्वियसली ये चीजें हम कई बार आपको भी बता चुके हुए हैं कि अगर हाइड्रोजन को प्लेस करना होता है तो एक रूल होता है जिसको अप्लाई किया जाता है कि हाइड्रोजन को एक्चुअली कहाँ प्लेस किया जाएगा। So NADH comes and it removes this enzyme removes these 2 hydrogens from the NADH plus H plus and places the 2 hydrogen into here and here. इसलिए वो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। यस और नो? यस सर। लेकिन वेरी गुड, लेकिन एसीटो एसीटेट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है NADH प्लस H प्लस की कंडीशन में। साथ ही साथ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वापस से एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में NAD प्लस का कंसंट्रेशन कितना है। यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर सेल या माइटोकॉन्ड्रिया में NADH का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तब एसीटो एसीटेट जो होते हैं वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये NAD प्लस को सिंथेसिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में NAD प्लस का कंडीशन घट गया हुआ है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं, प्रोड्यूसिंग द NADH प्लस H प्लस। यस और नो? यस सर। Yes, sir. महिमा, Yes, sir. अब आपके सामने में यहां से आगे का डिस्कशन हो सकता है, इट विल टेक 1 more क्लास टू कंप्लीट कीटोन बॉडीज, बट इस कंडीशन को डिस्कस करना बहुत जरूरी है ना।
what is happening? It is controlled by the mitochondrial NAD plus NADH ratio. माइटोकॉन्ड्रिया में NAD plus NADH का रेशियो क्या है, उसके हिसाब से यह डिसाइड होता है कि एसीटोएसीटेट या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का सिंथेसिस कैसे होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में NADH का सिंथेसिस कब हाई होगा? ये खुशी और चमन के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मुश्किल क्या नाम है, महिमा भी हो सकता है बोलेगी कि सर मेरे लिए भी मुश्किल है, इसलिए अच्छा है कि आप बता ही दीजिए। बट यू विल हैव टू से दैट कि सर नहीं मालूम है बताइए कि क्यों होगा, क्या होगा, कैसे। यस और नो? महिमा मालूम है NADH का कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया में हाई कब होगा? No, sir. ओके, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ठीक है, जब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ओवर चल रहा होता है तभी एसिटाइल कोएंजाइम में ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। यस और नो? Yes, sir. एसिटाइल कोएंजाइम ए जब इतना एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है जितनी तेजी से आपका क्रेब साइकिल में यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तब यही एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी ये मैक्सिमम पेस पे चल रहे होते हैं, जितना तेजी से चलना चाहिए उतना तेजी से चल रहे हैं, भले आपके शरीर को या आपकी बॉडी को या आपके सेल को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में था यही एसीटोएसीटेट में कन्वर्ट हुआ था। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। An overcycling of this Krebs cycle will lead to the production of NADH. Krebs cycle में ही NADH का सिंथेसिस हो रहा था, FADH2 का सिंथेसिस हो रहा था। यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि अगर जरूरत से ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम का सिंथेसिस हो रहा है तो वो एसीटोएसीटेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली NADH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर NADH और FADH, NAD प्लस और FAD ये दोनों रिक्वायरमेंट होता है, NAD प्लस खाली होगा तभी तो वो NADH में कन्वर्ट करेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप NAD प्लस से ही NADH बनाते हैं डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। अगर किसी भी सेल में NADH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गया है तो कहीं ना कहीं वो क्रेब्स साइकिल को आगे बढ़ने नहीं देता है। क्रेब्स साइकिल का मेन फंक्शन ही था NADH का प्रोडक्शन करना, लेकिन NADH अगर ओवर प्रोड्यूस हो चुका है, यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ NADH मींस देयर इज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ NAD प्लस। NAD प्लस आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घट गए हुए हैं। इस केस में ताकि NADH आपके सेल में अवेलेबल हो सके और क्रेब्स साइकिल कंटिन्यूअसली चल सके, आपका सेल भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एसीटोएसीटेट को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो NAD प्लस को प्रोड्यूस कर सके। यस और नो? और ये वापस से जा करके क्रेब्स साइकिल को चलाने में हेल्प करता है। समझ में आ जाएगा? Yes, sir. ठीक है। व्हेन, अब आप आ जाइए कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का ओवर प्रोडक्शन अब होना शुरू हो गया है। ओवर प्रोडक्शन होने का मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं एसीटोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए अब खत्म हो चुके हैं। यस और नो? यानी कि Yes, sir. ये बनते जाएगा तो स्टोर ही होगा ना सेल के अंदर में। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और आपके पास में NADH का डिप्लीशन करने का मतलब है कि आपके पास एनर्जी खत्म हो गई हुई है। यानी अगर आपके बॉडी में NADH का सिंथेसिस या माइटोकॉन्ड्रिया NADH, हाँ, NADH अगर आप कम है आपके सेल के अंदर में तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा है या क्रेब्स साइकिल नहीं हो रहा है, जिसके चलते NADH अब नहीं बन रहा है। वो एक दूसरा पाथवे है जहां आपके सेल को एनर्जी की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लूकोज या एसिटाइल कोएंजाइम में खत्म हो चुका हुआ है। उस केस में जो आपकी बॉडी में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट रहते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं एसीटोएसीटेट में, और ये एसीटोएसीटेट कन्वर्जन के समय में वो आपके सेल को NADH को सिंथेसाइज करके दे रहे होते हैं। ये एसीटोएसीटेट वापस से ब्रेक करता है 2 मॉलिक्यूल में एसिटाइल कोएंजाइम ए के, और ये वापस से क्रेब साइकिल में इंटर करके और क्रेब साइकिल को चलाने का काम करता है।
अल्टीमेटली सारे डिस्कशन के बाद में हम लोगों को पता चलता है, या आप लोगों को एमएससी में भी इस चीज पे एम्फेसिस किया जाएगा, द Krebs cycle is one of the most important cycle that happens in a cell, which is the kind of center for the energy production. जितने भी आप बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन वगैरह पढ़िएगा, उसका कोई ना कोई मॉलिक्यूल या तो क्रेब्स साइकिल में इन करता है, या क्रेब्स साइकिल से बाहर निकल करके उस बायोमोलिक्यूल को सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जरूरत से ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन लीड्स टू द एसिटोएसिटेट, एसिटोएसिटेट लीड्स टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ NADH, और कहीं ना कहीं NAD+ का कंसंट्रेशन जो होता है वो सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घटना शुरू हो जाता है, और इसके कंसंट्रेशन को एक्यूमुलेट करने के लिए एसिटोएसिटेट अपने आप को 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट में कन्वर्ट करता है, ताकि NAD+ सिंथेसाइज करके वापस से क्रेब्स साइकिल में, या फिर क्रेब्स साइकिल में उसको भेजा जा सके। साथ ही साथ में जब NAD+ का, NADH का कॉन्सेंट्रेशन घटने लग जाता है, अगर NADH का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका बॉडी में एनर्जी कम होना शुरू हुआ है। तो ये जस्ट 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट रिवर्सल पाथवे में जाकर के NAD+ को NADH में बनाने में लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है और वहां पे ATP का सिंथेसिस करेगा। साथ ही साथ जो एसिटोएसिटेट बने हुए हैं, ये पहला है 2-एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होंगे, या फिर ये एसीटोन में कन्वर्ट होंगे। ये भी आपका हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के तौर पे काम करता है। So in the deficiency of energy, the 3-hydroxybutyrate is converted into acetoacetate, और यही एसिटोएसिटेट जो होते हैं वो वापस से एनर्जी प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ NADH फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए अवेलेबल कराते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एकदम एकदम दिमाग में इस चीज को रख लेना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ NADH मींस लोअर एनर्जी इन द सेल। NAD+ का कंडीशन कहने का मतलब है कि आपका सेल में एनर्जी कम है, ठीक है, और ये किसी न किसी तरीके से आपके एसिटाइल कोएंजाइम A को क्रेब्स साइकिल में रोटेट करने में हेल्प करेगा। हायर कंसंट्रेशन ऑफ NADH, ओवर प्रोडक्शन ऑफ योर एनर्जी, और कहीं ना कहीं ये क्रेब्स साइकिल को रोकने का काम करेगा। हमको इस केमिकल को भी हटाना पड़ता है और इस केमिकल को भी हटाना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सेल। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes. और इस दोनों कंडीशन को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का रिडॉक्स स्टेट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो NAD+ बाई NADH का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो रेशियो है, इसी को हम रिडॉक्स स्टेट बोलते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेटिस्फाइड? Yes, sir. ठीक है। तो नॉर्मली मेडिकल कंडीशन जो होता है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये केमिकल ज्यादातर रुमिनेटिंग एनिमल्स में ज्यादातर प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस में उनके ब्लड में कितना मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है, ठीक है, और इसका किस तरीके से ये किया जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल कीटोन बॉडीज इन द ब्लड ऑफ अ वेल फेड मैमल डज नॉट नॉर्मली एक्सीड 0.2 मिलीमोलर पर लीटर एक्सेप्ट इन द रुमिनेंट्स। तो नॉर्मली जो मैमल्स की बात कर रहे होते हैं, अगर आप रूमिनेटिंग एनिमल जैसे काऊ वगैरह है, बफेलो वगैरह है, अगर आप उसकी बात छोड़ दीजिए, तो वेल फेड अगर हम बात करें, यानी कि अगर प्रॉपरली सब कुछ चल रहा होता है, तो इन 3 मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में 0.2 मिलीमोलर पर लीटर जो होता है ब्लड का, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। दैट इज वेरी लो, दैट इज वेरी लो, एक्सेप्ट जहां पे रूमिनेटिंग एनिमल होते हैं, जिसमें रूमिनेटिंग एनिमल में भी जो 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है, उन केमिकल्स का जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है। इससे एक सवाल नेट JRF में पूछा हुआ है हायर क्लासेस में, इसलिए हम इस चीज को अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा 3 कीटोन बॉडीज में से एक कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन रूमिनेटिंग एनिमल में ज्यादा होता है? द आंसर इज 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. क्योंकि उनमें क्यों होता है ये चीज? क्योंकि उनके अंदर जो बॉडी में जो 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट होते हैं,
दे आर फॉर्म कंटिन्यूअसली फ्रॉम द ब्यूटारिक एसिड, वो दूसरे पाथवे से सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, अ प्रोडक्ट ऑफ अ रूमिनेंट फर्मेंटेशन। जो आपके रूमिनेटिंग एनिमल्स के जो रूमिनेंट फर्मेंटेशन में जो आपके ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे होते हैं जो फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहा होता है, उनसे जो है ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक ब्यूटारेट का सिंथेसिस होता है ब्यूटारिक एसिड से इन द वॉल ऑफ र्यूमेन, इन द र्यूमेन वॉल्स इन विवो। अगर किसी भी हम अपने शरीर की बात करें ह्यूमंस की, तो लीवर appears टू बी ओनली ऑर्गन इन द नॉन रूमिनेंट, सॉरी मैंने लाइन खींच दिया है इसलिए उसके ऊपर मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा था। ओनली ऑर्गन इन नॉन रूमिनेंट्स टू ऐड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कीटोन बॉडीज टू द ब्लड। तो अगर हम अपनी बात करें तो लीवर ही वो सेल या ऑर्गन बोलो जो हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज को ऐड करने का काम करता है। सर कीटोन बॉडीज का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है? अभी तक तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि ठीक है मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम पे NADH और NAD+, लेकिन एक्चुअली में इन प्रोडक्शन से जैसे एसीटोन का जो कन्वर्जन हो रहा है, इस एसीटोन का क्या फंक्शन है? कीटोन बॉडीज का मेन फंक्शन क्या है? अगर ये सिर्फ साइकिल में रिवर्सिबल पाथवे में काम कर रहे होते हैं या और भी तरीके से हेल्प करते हैं? So extrahepatic tissues utilize them as a respiratory substrate। आगे में हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे कि जो भी हमारे extrahepatic tissues होते हैं जो जिनको सर्वाइवल के लिए यही कीटोन बॉडीज जो होते हैं वो एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहने का मतलब कि फिर से वही क्रेब साइकिल्स का नाम ले लीजिए। रेस्पिरेटरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्रेब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। पूरे पाथवे में कोई भी इंजाइम या सबस्ट्रेट ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन क्रेब्स साइकिल के चलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है क्योंकि इससे प्रोड्यूस होने वाला NADH जो होते हैं NADH जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी चेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है तो ये NADH का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा और फिर फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम A भी नहीं चलेगा। इसलिए ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन, ये सारी चीजें एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है या लग रहा है कि नहीं सर समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? एवरीवन? सर थोड़ा कंफ्यूजन। ओके। कहना है मेरा कि दो पाथवे है। अगर आप ग्लूकोज लेते हो तो हम थोड़ा समय लेके पढ़ाएंगे क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज पाथवे से आप एक मॉलिक्यूल निकालते हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है, और वो 3 कार्बन का है और इसका 2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो सके। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। उससे 3 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, नाम है पाइरुवेट। मत याद रखो, कोई बात नहीं, जब हम पढ़ाएंगे उस वक्त के बाद याद रखना। पाइरुवेट को फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, वो होते हैं 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम। ग्लूकोज से पाइरुवेट के कन्वर्जन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना या नहीं होना कोई जरूरी नहीं होता है क्योंकि ये डायरेक्ट ATP की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन इफ कि अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है तो भी ग्लाइकोलाइसिस से ATP का सिंथेसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस से ATP का सिंथेसिस होगा। लेकिन अगर आप क्रेब साइकिल की बात करते हैं तो क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्जेलो एसीटेट, ये दोनों मिल करके और क्रेब साइकिल को स्टार्ट करता है। और क्रेब साइकिल के जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं उनका जो इंटर कन्वर्जन होता है उसमें NADH या FADH2 की सिंथेसिस होती है। NADH और FADH2 समझ में आएगा? यस सर। और जी सर। बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से बताया गया है कि क्रेब्स साइकिल चलने पे NADH जो बनता है टेक्निकली उससे 2.5 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 ATP की सिंथेसिस होती है। राउंड ऑफ कर देते हैं हम लोग। और NADH से FADH2 से 1.5 या अप्रोक्सीमेटली 2 ATP की सिंथेसिस होती है अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो। यानी कि ये जो NADH है और FADH2 है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव
फॉस्फोराइलेशन, PHOS, फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये केमिकल्स जो हैं NADH और FADH2 वो आपके ATP का सिंथेसिस कर रहे होते हैं। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट साइकिल। यानी यहां से फिर से आ जाइए, मैं कलर चेंज करता हूं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन है या नहीं है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। इन दैट केस अगर हमारे अपने सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अभी मैं रेस्पिरेशन वर्ड का यूज नहीं करूंगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो जनरल क्या फेट होता है कि ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाकर के ऑक्जेलोएसिटेट नाम के एक केमिकल जो कि 4 कार्बन के होते हैं उनके साथ मिलकर के 6 कार्बन का साइट्रेट बनाता है, और वो क्रेब्स साइकिल को चलाना शुरू करता है। अब ये 6 कार्बन 4 कार्बन, इसको दिमाग मत लगाओ, दिमाग इस पे लगाना है कि ग्लूकोज से एक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुआ जो अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल को फीड करने का काम कर रहा है। यानी वो इंजन की, ये अगर ये इंजन है तो ये फ्यूल की तरह काम कर रहा है कि अगर आप ग्लाइकोलाइसिस का एसिटाइल कोएंजाइम को देते हैं तो क्रेब साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन दो मेजर प्रॉब्लम क्या है या डिफरेंस क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस विल रन इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। 2 ATP मान लो अगर प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिमम, लेकिन क्रेब साइकिल के साथ में ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी है। ये एरोबिक प्रोसेस ही है। एरोबिक प्रोसेस होने के चलते क्या हम इसको रेस्पिरेशन लिख सकते हैं या रेस्पिरेटरी पाथवे लिख यस सर। सकते हैं या रेस्पिरेटरी पाथवे लिख सकते हैं? यस। फेयर एनफ, फेयर एनफ, फेयर एनफ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो क्रेब साइकिल को चलाने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि इससे बनने वाले जो सबस्ट्रेट लेवल पे जो आपके कोएंजाइम्स होते हैं NADH और FADH2, इनको कोएंजाइम्स बोला जाता है। ठीक है, कोएंजाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी एंजाइम के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने का काम करते हैं जहां डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो या तो ये डिहाइड्रोजनेज करेंगे या फिर सबस्ट्रेट का डिहाइड्रोजनेशन होगा। यहाँ पे भी रुक जाओ, मत जाओ उतनी डिटेल में। क्रेब्स साइकिल से बनने वाले जो कोएंजाइम्स है NADH और FADH2, उनसे ATP का सिंथेसिस होना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और मैं एक बात बता देता हूँ, जनरल बच्चों में क्या होता है, सॉरी मैंने ब्लू से लिखा है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नॉर्मल बच्चों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को लेकर के एक लैक ऑफ नॉलेज बोलेंगे, भ्रम नहीं बोलेंगे, कि आप ये समझते हैं कि इसका लास्ट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है जहां पे आप हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं, अगर आप इसके पहले भी इसको पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहने का, मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही क्यों नहीं लिखा सिर्फ? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो लास्ट मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, इट कैन बी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है NADH से, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हम लोग जो बोलते हैं रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, हम एक्चुअली में हम लोग ऑक्सीजन क्यों ले रहे होते हैं? सांस जो लेते हैं वो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन का मैक्सिमम पार्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ऑक्सीजन है वही काम करता है आपका, जो NADH को रिसीव करता है हाइड्रोजन को, और वापस से NAD+ का सिंथेसिस करता है, और NADH से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन तक पहुंचाने में डेल्टा G एनर्जी जो रिलीज हो रहा होता है वही ATP बनाता है। फिर से एक बार क्रेब साइकिल से जो NADH बना, खुशी, चमन और महिमा, सेकेंड ईयर में ये सारी चीजें पढ़नी है हम लोगों को, और इतना मजा आएगा पढ़ने में, लगेगा कि एक्चुअली में कुछ पढ़े हो। तो NADH से बनने वाला जो ATP है वो तब पॉसिबल होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सबसे लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव करे और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पाथवे। और इसमें ऑक्सीडेशन होता है और फॉस्फोराइलेशन होता है ADP का, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बनने वाले एनर्जी को
फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी में यूज किया जाता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यहां पे अगर आप देखिएगा कि जो भी आपके एक्स्ट्रा हेपेटिक हैं ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे ले रहे होते हैं। यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहने का मतलब है कि इस कीटोन बॉडी से बनने वाले या एसीटोएसीटोन से बनने वाले मॉलिक्यूल को वो वापस से क्रेब्स साइकिल में फीड करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में या क्रेब्स साइकिल में फीड करेंगे, ताकि रेस्पिरेटरी पाथवे से एनएडीएच और एफएडीएच के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस किया जा सके। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब क्लियर है थोड़ा भी, क्योंकि इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। Yes, sir. ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 डाला जाता है, और सबसे लास्ट में NaDH को डाल दो, NaDH को लाओ, और इसका हाइड्रोजन 1, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 4, 3, कॉम्प्लेक्स 4 होते हुए ऑक्सीजन के पास जाते हैं। अगर ये ऑक्सीजन जो होता है, अगर आपके पास में ऑक्सीजन है तो ये आपके रेस्पिरेटरी पाथवे एरोबिक प्रोसेस बोला जाता है। अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो इथाइल अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल की बजाय इथाइल अल्कोहल बनाता है तो वो एनारोबिक प्रोसेस बोला जाता है। और अगर यहाँ पे कोई मेटल आयन है तो वो फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीजन होगा कि कोई दूसरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा कि मेटल आयन होगा, उसके हिसाब से इसका फॉर्म पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज होता है, लेकिन है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो यही रेस्पिरेटरी चेन भी बोला जाता है। यस और नो? Yes, sir. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट मॉलिक्यूल, अगर आपसे एक बहुत अच्छा डेफिनेशन हम आपको बताते हैं, कोई आपसे पूछेगा कि एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलिएगा? कोई भी प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एरोबिक है, और कोई भी प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एनारोबिक है। यस और नो? मेटाबॉलिज्म के केस में। Yes, sir. चलो Yes, आज sir. के बाद एक डेफिनेशन देना कि किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में अगर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के पाथवे में लास्ट मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, मेरा कहना है मेटाबॉलिक पाथवे, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी and last molecule to receive the hydrogen ions is oxygen, then it is aerobic process। एकदम कॉम्प्लिकेट कर दो, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, कोई एक आदमी आपका टांग खींचना चाह रहा है कि देखें आपको आता है कि नहीं आता है, तो ये बोल दे ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस इफ द प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देन इट इज कॉल्ड एरोबिक प्रोसेस। If there is no oxygen, there is another molecule which is going to accept the hydrogen which is produced by the metabolic pathway, then it is anaerobic process। yes or no? fermentation है कि क्या है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या होगा, वो बेचारा बोलेगा कि हमको समझ में ही नहीं आया, तो बोल देना कि सर आप इस फील्ड के हैं भी नहीं। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड इट। हम लोग एक दो तरह का नॉलेज रखते हैं, एक जो जानने के लिए उत्सुक है और उसको इच्छा है जानने कोई भी टॉपिक जो है वो हो क्या रहा होता है, एक होता है कि शकल से ही पता चलता है कि वो तुमको तंग करने के लिए तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोनों आदमी को दो तरह का नॉलेज रखो, एक एक्सट्रीमली एडवांस जो तुमको लगे कि टांग खींचने के लिए बोल रहा है तो उसको एक्सट्रीमली एडवांस वाला चेप देना है, और अगर लगता है कि कोई जानने वाला है तो मेक इट मोर सिंपल टू अंडरस्टैंड, एकदम आसानी से समझने के लिए, समझाने के लिए उसको बताओ। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, 2 मिनट का और 3 मिनट का और समय है, मैं एक बार सिर्फ आउटलाइन दे दे रहा हूँ। ये जो एसीटो एसीटेट है, एसीटोन और ट्री हाइड्रोक्सी एसीटेट है, यहाँ पे देखिएगा 2 मिनट 48 सेकंड में ये पूरा खत्म हो जाएगा। कोई भी ब्लड है उसमें फ्री फैटी एसिड फ्लो कर रहे होते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes. इसको लीवर में एसाइल कोएंजाइम है, यानी आपको बताया था ना कि एक्टिवेटेड फ्री फैटी एसिड इज कॉल्ड एसाइल कोएंजाइम है। खुशी को कम से कम पता होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, दिस sir. एसाइल कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन से टूट करके एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में या तो साइट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा या इसका ओवर प्रोडक्शन कीटोन बॉडीज बनाएगा, यस और नो?
Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये कीटोन बॉडीज वापस से ब्लड में आते हैं। ब्लड में आने के बाद में किडनी में रिफाइन होकर यूरिन में जाएगा या फिर वो लंग्स में जाएंगे। इन दोनों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये ब्लड से निकल करके वापस से एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज यानी लीवर के आसपास के जो टिश्यूज होते हैं वहां जाते हैं, और ये कीटोन बॉडीज वापस से ब्रेक करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में से एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में से दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। यही एसिटाइल कोएंजाइम में फ्री फैटी एसिड से भी बन रहा था, यही एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लूकोज से भी बन रहा था, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में वापस से एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में साइट्रिक एसिड साइकिल में इन करते हैं और वापस से एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज भी ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है, तब फिर आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है तो कीटोन बॉडीज बना। अब कीटोन बॉडीज भी अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ब्लड में, तो आपको आसानी से देख सकते हैं कि यूरिन दैट इज रिलेटेड विद द किडनी और लंग्स जहां पे ये जा रहे होते हैं वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कमिंग क्लास में हम लोग इस चीज पर डिस्कस करेंगे कि कीटोन बॉडीज से प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है। इज इट क्लियर? नो? Yes, sir. Satisfied? Yes, sir. Satisfied? Satisfied? Yes, sir.